अब देखिए कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 5 था हमारा जीरोज एंड सिंगुलरिटीज। कल जो डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई थी वो जीरोज की डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई थी। आज बात करते हैं हम सिंगुलरिटीज की, यानी कि सिंगुलर पॉइंट्स की। यह है आर्टिकल 6.3 सिंगुलरिटीज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। अब किसी एनालिटिक फंक्शन की हम सिंगुलरिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो पॉइंट यानी कि जेड की वो वैल्यू जहां पर फंक्शन एनालिटिक होना बंद हो जाता है, उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट यानी कि सिंगुलरिटी कहते हैं। ये सबसे चैप्टर नंबर 2 में भी था। जहां पर आपका फंक्शन एनालिटिक होना बंद कर देगा वहां पर जो है आपका सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। ये डेफिनेशन है इसकी। ए पॉइंट एट विच फंक्शन एफ जेड ceases to be analytic is called सिंगुलरिटी, और ब्रैकेट में डाल देते हैं सिंगुलर पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ जेड। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जहां पर फंक्शन आपका एफ जेड जो है वो एनालिटिक होना सीज हो जाए यानी कि बंद हो जाए, वो फंक्शन जो है आपका सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी कहलाता है। और सिंगुलरिटी जो है, अब इसमें नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड वो होता है जिसके अड़ोस पड़ोस में कोई ना हो। इसकी बात बाद में करेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के बारे में, यानी कि चलो इसी के बारे में बात कर देते हैं। आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। सिंगुलरिटीज दो भागों में बटेंगी, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी वो होगी जिसके पड़ोस में कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं होगी, यानी कि कोई सिंगुलर पॉइंट अगर आपके पास है तो उसके पड़ोस में दूसरा कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। यानी कि सपोज कर लीजिएगा ए आपका कोई सिंगुलर पॉइंट है, तो आप कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा इस तरह से छांट करके ला सकते हैं कि मोड जेड माइनस ए लेस दैट डेल्टा का अगर कोई रीजन बनाएंगे तो उसमें जो है कोई सिंगुलर पॉइंट दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो कहलाती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये डेफिनेशन हो जाती है। द पॉइंट z is equal to a is called isolated singularity if we can find delta greater than 0 such that the circle mod z minus e less than delta enclose no singular point other than a के अलावा जो है उसमें जो है कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। if such delta cannot be found then z is equal to a is called non-isolated सिंगुलरिटी। तो सीधे से डेफिनेशन बन जाती है कि z इज इक्वल टू ए अगर आपका सिंगुलर पॉइंट है और आप कोई डेल्टा इस प्रकार से ढूंढ के ले आते हैं कि मोड जेड माइनस ए लेस दैन डेल्टा का अगर कोई सर्किल बनाए और उसके अंदर कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं मिलता है, तो आप जो है ऐसे केस में कहेंगे कि आपका ए जो है वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। लेकिन अगर आप डेल्टा नहीं ढूंढ पाए
तो ऐसे केस में वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बन जाएगी। तो सिंगुलरिटी जो है दो तरह की होती है, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड, ये है। उसके बाद आता है इसमें 6.4 काइंड्स ऑफ सिंगुलरिटी। सिक्स पॉइंट फोर में आ जाता है आपका काइंड्स ऑफ सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी की काइंड्स है इसमें जो सिंगुलरिटी की काइंड्स हैं वो जो दी जाएंगी वो लॉरेंट एक्सपेंशन से दी जाएंगी, है ना। अब तो हम लॉरेंट एक्सपेंशन लिखने वाले हैं इसमें। ये है, कंसीडर ए फंक्शन f(z) which is analytic in domain D except at z is equal to a, comma which is isolated सिंगुलरिटी। अब हमने एक फंक्शन मान लिया है f(z), वो f(z) वाला जो फंक्शन है ना, तो वो f(z) वाला जो फंक्शन है वो किसी डोमेन D में एनालिटिक है, लेकिन उसी डोमेन D में ना एक पॉइंट पड़ा हुआ है a, जो हमारा जो है वो सिंगुलर पॉइंट है ना। जो a वाला पॉइंट है वो सिंगुलर पॉइंट है और आइसोलेट सिंगुलर पॉइंट है, यानी कि उसके अड़ोस पड़ोस में जो है दूसरी कोई सिंगुलरिटी नहीं है। तो आप a को छोड़ करके दो सर्किल बना लीजिएगा, उस सर्किल के दोनों के बीच में जो है आपका फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा और आपको अधिकार मिल जाएगा कि आप उसमें लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन जो है वो खोल सकते हैं। देन f(z) इज एनालिटिक इन एनुलस रीजन rho less than mod z minus a less than कैपिटल R। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ए तो छोड़ दिया है आपने, ए को सेंटर मान लिया है और छोटी त्रिज्या स्मॉल आर ले ली है छोटे वाले सर्किल की, और बड़े वाले की जो है वो कैपिटल आर ले ली है। और स्मॉल आर जो है वो छोटे से छोटा होना चाहिए और कैपिटल आर जो है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, बट फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पर लग जाते हैं कॉमा वेयर रो इज very small and capital R is very large but finite। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है ना, लेकिन वो फाइनाइट होनी चाहिए बट फाइनाइट। और साथ में ये शर्त भी डाल दीजिएगा, डोमेन से बाहर आप नहीं जाएंगे एंड एनुलस रीजन लाई इन डोमेन डी। जो आपका एनुलस रीजन होना चाहिए वो डोमेन डी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि डोमेन डी में फंक्शन एनालिटिक लिया गया है। अगर आप बाहर चले गए तो वहाँ पर और भी सिंगुलर पॉइंट हो सकते हैं, तो इसलिए आपको डोमेन डी से बाहर जाने का कोई अधिकार हमने नहीं दिया है। ये डोमेन डी से बाहर चले जाते हैं, डोमेन डी से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब हम इसमें जा करके एक्सपेंशन खोल देते हैं बाई लॉरेंट सीरीज। f(z) is equal to summation n is equal to 0 to infinite a n z minus a to the power n plus summation n is equal to 1 to infinite b n z minus a to the power minus n। ये देखिएगा जो इसमें पहली टर्म है वो तो z माइनस ए की पावर पॉजिटिव दे रही है। अगर इसमें z इज इक्वल टू ए रखोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये तो आपका फंक्शन का जीरो कहलाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो z इज इक्वल टू अगर a रखोगे तो अपॉन में जाएगा, तो अपॉन में जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। जब फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो आपको जो डिस्कशन करना है वो इसके बेस पर डिस्कशन करना है, और इसे हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। ये है द सेकेंड टर्म, बल्कि ऐसे लिख देते हैं द टर्म समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn z माइनस a टू दी पावर माइनस n is part, principal part of f(z)। इसे जो है प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं f(z) का, और ये भी डाल देते हैं एट
आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू a। अब सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित करिएगा, सारा ध्यान केंद्रित करिएगा प्रिंसिपल पार्ट पर। जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें तीन संभावना हो सकती हैं, या तो प्रिंसिपल पार्ट मौजूद ही नहीं होगा, या प्रिंसिपल पार्ट में पदों की संख्या निश्चित होगी, या प्रिंसिपल पार्ट में पदों की संख्या अनंत होगी। तीन संभावना होती हैं। तीन संभावनाओं के आधार पर जो सिंगुलर पॉइंट है वो तीन भागों में बढ़ जाते हैं। पहला पार्ट है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। नंबर 1 रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी की खास बात ये होती है कि जो फंक्शन एफ जेड है उसमें लॉरेंट सीरीज से अगर आप खोल रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल पार्ट की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो यानी कि आपके पास एक ऐसा एक्सपेंशन होना चाहिए जिसमें नेगेटिव पावर ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर ना हो, उसमें सिर्फ न्यूमरेटर ही न्यूमरेटर होना चाहिए। तो ऐसे केस में जेड इक्वल टू जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कह रहे हैं हम, वो हमारा पोल बन जाएगा। पोल गलत बोल गया मैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी बन जाएगी पोल। अगला टॉपिक आएगा when principal part of fz has no term, then z is equal to a is called removable singularity। एक एग्जाम्पल दे देते हैं इसका कि किस तरह से रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनती है। एग्जाम्पल ऐसे सोचिएगा, एफ जेड इक्वल टू है साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। अब यहाँ पर जेड इक्वल टू अगर ए रख देते हैं तो 0/0 बन जाएगा। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, लेकिन जब लिमिट लगती है तो वैल्यू दे देता है। यानी कि जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रही है और लिमिट रखने के बाद वैल्यू आ रही है, तो ऐसे केस में ना रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनती है। आप देखिएगा इसका एक्सपेंशन कर देंगे हम 1/z माइनस ए, यहाँ हो जाएगा z माइनस ए प्लस z माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस ए की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट इस अंदर ले आइएगा तो ये हो जाता है 1 माइनस z माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस ए की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो। अब देखिएगा एक्सपेंशन चलता चला जाएगा। इसमें एक्सपेंशन में जितनी भी जगह है सब जगह z माइनस ए की पॉजिटिव पावर है ना। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया लॉरेंट एक्सपेंशन का, फर्स्ट वाली टर्म हो गई, क्योंकि इसमें नेगेटिव कोई पावर नहीं है। तो ऐसे केस में z में से ए घट रहा है ना, तो ये आपकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी। देन z इक्वल टू a इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल पार्ट के पास अगर कोई टर्म नहीं है तो वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी। या दूसरे सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर लिमिट आपकी आ रही है परंतु फंक्शन जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो ऐसे केस में आपका जो संभावना रहती है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी की रहती है। उसके बाद अगला वो ले लेते हैं, इसेंशियल सिंगुलरिटी है नंबर 2। essential or isolated। essential singularity। इसेंशियल सिंगुलरिटी का दूसरा नाम इसेंशियल है। इसेंशियल आवश्यक होता है, तो यानी कि ये सिंगुलरिटी ऐसी है जिसे हटाया नहीं जा सकता। पहले पार्ट में तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है जिसे आप हटा सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां तो नेगेटिव पावर आई नहीं थी। इसकी खास बात ये होती है, इसमें जो प्रिंसिपल पार्ट होगा, है ना, जो प्रिंसिपल पार्ट होगा उसके पास इनफाइनाइट टर्म हो जाएंगी। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो वो इसेंशियल सिंगुलरिटी में चला जाएगा। ले लेते हैं if principal part of fz have infinite terms, then
Z is equal to A is called essential सिंगुलरिटी। ये एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाती है। अब इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। अब देखिएगा प्रिंसिपल पार्ट में जो होता है वो पावर माइनस में होती है, नेगेटिव पावर की टर्म होती है। अब ऐसे लेते हैं एग्जांपल fz इज इक्वल टू साइन 1/z माइनस ए ले लीजिएगा। अब देखो इसमें z इज इक्वल टू ये रखोगे तो साइन इनफाइनाइट आ जाएगा। साइन इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट में आता है, तो यानी कि एनालिटिक फंक्शन नहीं है। और जब इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो डॉट डॉट होता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/z माइनस ए माइनस 1 फैक्टोरियल 3 1/z माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 फैक्टोरियल 5 1/z माइनस ए की पावर 5 डॉट डॉट। अभी डॉट डॉट होता चला जाएगा ना, तो ऐसे केस में जो सिंगुलरिटी बन जाएगी वो एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगी। z इज इक्वल टू a इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, ये एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाती है। तीसरी डेफिनेशन आती है इसमें पोल की। अब पहली संभावना में क्या हुआ, रिमूवेबल सिंगुलरिटी की पहली संभावना थी, उसमें हमने कहा कि प्रिंसिपल पार्ट में कोई पद नहीं होना चाहिए। एसेंशियल सिंगुलरिटी में हमने कहा कि प्रिंसिपल पार्ट के पास अनंत पद होने चाहिए। ठीक है, अब हम पोल लेने जा रहे हैं। अब एक स्थिति बचती है कि प्रिंसिपल पार्ट में निश्चित पद होने चाहिए। तो प्रिंसिपल पार्ट में अगर निश्चित पद हो गए तो बटे में z माइनस ए चल रहा होगा, तो z माइनस ए की जो हाईएस्ट पावर होगी, ध्यान रखना z माइनस ए की जो हाईएस्ट पावर होगी वो पोल का ऑर्डर कहलाएगी। अब पोल आने वाला है, ये है if प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz have finite term then z is equal to a is called pole, is called pole। ऐसे समझ लीजिएगा, if summation n is equal to 1 to infinite bn z माइनस ए की पावर माइनस n है, आप इसे खोलते हैं b1 अपॉन z माइनस ए प्लस b2 अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन bm अपॉन z माइनस ए की पावर n। अब देखिएगा अगर z की जगह आप a डाल देंगे तो अनंत बन जाएगा, पदों की संख्या निश्चित है ना। और देखो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, m आ रही है, तो ये m ना जो पावर होगी सबसे हाईएस्ट पावर वो पोल का ऑर्डर बनेगी। पोल का क्या बनेगी, ऑर्डर बनेगी। ये ध्यान रखना, पीछे वाली वीडियो में जीरो का ऑर्डर बताया था। जीरो का ऑर्डर सबसे छोटी घात होती है, जो जीरो होता है उसका जो ऑर्डर बनता है वो सबसे छोटी पावर बनती है, और जो पोल का ऑर्डर होता है वो सबसे बड़ी घात बनती है। इस बात का ध्यान रखना। इन दिस केस z is equal to a is pole of order n। तो ऐसे केस में z is equal to a जो है वो पोल कहलाएगा और जिसका ऑर्डर जो होगा वो m होगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे fz is equal to, फिर इसी तरह से एग्जाम्पल ले लीजिएगा साइन z माइनस ए ले लीजिएगा और अपॉन में डाल दीजिएगा माइनस z माइनस ए की पावर 4 डाल दीजिएगा, तो 1 अपॉन z माइनस ए की पावर 4 साइन z माइनस ए को बोल देंगे z माइनस z माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस ए की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अंदर लेकर जाएंगे तो 1 अपॉन z माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 z माइनस ए हो जाएगा प्लस z माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। जो आगे की टर्म होगी ना वो बेकार है, वो प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, क्योंकि z माइनस ए की पॉजिटिव घात आ रही है ना। ये देखिएगा यहाँ भी बटे हैं, यहाँ भी बटे हैं, तो ये वाला तुम्हारा प्रिंसिपल पार्ट है। यहाँ एक घात है, यहाँ 3 घात है, तो तुम्हारी पोल का जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा। तो z इक्वल टू a इज पोल ऑफ ऑर्डर 3। इस प्रकार से तीनों डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक दो बार, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पोल क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं और आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज क्या होते हैं। क्योंकि अब आने वाली जो चीज़ है
मतलब इस चैप्टर में तो खैर इसी का रोल होगा, आगे तो वैल्यू बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर और है वो तो सबसे आसान है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लेकिन इसमें आप सिंगुलरिटी को जरा अलग अलग करना सीखिएगा, क्योंकि सिंगुलरिटी के बाद इनकी रेजिडी आएगी, जब रेजिडी निकालने जाएंगे तो उसमें ऑर्डर का जो है वो विशेष महत्व होगा। इस चैप्टर में से जो पीछे वाला चैप्टर है उसमें थ्योरम काफ़ी हो चुकी हैं। इस वाले चैप्टर में थ्योरम्स और आर्टिकल जो है बहुत कम कराए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं आते हैं, लेकिन बट हमें न्यूमेरिकल करने होते हैं, तो 3-4 थ्योरम के पॉइंट जो है वो मैंने लिख दिए हैं जो आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगे। देखिएगा नोट पॉइंट में मैंने डाल दिया है द जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर आइसोलेट। कोई एनालिटिक फंक्शन का अगर आप जीरो निकाल रहे हैं तो वो हमेशा आइसोलेट होते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है द पोल्स ऑफ फंक्शन आर आइसोलेट, यानी कि किसी फंक्शन के अगर आप पोल लीजिएगा या जीरो लीजिएगा तो वो आइसोलेट होते हैं, यानी कि उनके अड़ोस पड़ोस में दूसरा कोई जीरो या दूसरा कोई पोल उपस्थित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, यानी कि अगर आप जीरोस निकाल रहे हैं और उन जीरो का कोई लिमिट पॉइंट लेते हैं तो वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी में चला जाएगा। फिर द लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, आपने पोल्स निकाले, उन पोल्स का फिर लिमिट पॉइंट निकाला है ना, तो वो चला जाएगा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी में चला जाएगा। ये चारों चीजें जो है आपकी न्यूमेरिकल करने में मदद करेंगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी किस तरह से हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं। उसके बाद ये थ्योरम नंबर 3 है राइमन थ्योरम, ये हम करने जा रहे हैं। राइमन थ्योरम, लेट ए बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, मान लीजिएगा कोई ए जो है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है and if mod fz is bounded on some neighborhood of a के पड़ोस में mod fz जो है वो बाउंडेड है, then a is removable similarity। तो हमारा थ्योरम ये कहती है, जो राइमन थ्योरम है वो ये कह रही है कि z इक्वल टू a मान लीजिएगा अगर कोई आपकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है ना, z इक्वल टू आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो सिंगुलरिटी के 3 टाइप होते हैं। तो उसमें एक कंडीशन और जोड़ दी गई है कि ए के नेबरहुड में अगर तुम्हारा फंक्शन एफ जेड का जो मॉडुलस है वो बाउंडेड हो, यानी कि निश्चित राशि प्राप्त कर रहा हो, तो ऐसे केस में जो है वो जेड इक्वल टू ए जो है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। और रिमूवेबल सिंगुलरिटी की डेफिनेशन ये है कि जब आप लॉरेंट सीरीज खोलेंगे है ना, तो उसमें प्रिंसिपल पार्ट के पास कोई पद नहीं होना चाहिए। अब हमें रिमूवेबल सिंगुलरिटी की डेफिनेशन को फॉलो करना है, तो यहाँ मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन जो है कोई भी निगेटिव पावर मेरा नहीं रखेगा। ये है प्रूफ। अब ऐसे ले लीजिएगा, आपको दे रखा है एफ जेड इज बाउंडेड है ए के, ए पर ध्यान रखने का, ए पर बाउंड नहीं है, ए सिंगुलर पॉइंट है और सिंगुलर पॉइंट वो होता है जिसमें फंक्शन अनंत बन जाता है। तो ए को छोड़ करके जैसे ए शामिल, जैसे आप किसी पॉइंट ए का नेबरहुड ले रहे हैं, सही है ना, तो अगर ए का नेबरहुड ले रहे हैं तो उसमें ए भी शामिल हो जाता है, वो होता है नेबरहुड। अगर आप नेबरहुड से पहले वर्ड लगा देते हैं डिलीटेड, तो उसका मतलब है उस बिंदु को छोड़ करके पॉइंट लेना है। जैसे मान लीजिएगा सपोज कर लो 1 वाला पॉइंट है, 1 वाले पॉइंट का पड़ोस लेने जा रहे हैं तो उसमें 1 भी शामिल होगा। लेकिन अगर आप लिख देते हैं 1 का डिलीटेड नेबरहुड बताओ, तो पड़ोस तो शामिल होगा लेकिन 1 शामिल नहीं होगा। तो ए तो मेरा नेबरहुड का पॉइंट मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि ए तो मेरी सिंगुलर पॉइंट है ना, और सिंगुलर पॉइंट अगर होगा तो उसका फंक्शन एनालिटिक नहीं होने का। तो ऐसे केस में डिलीटेड नेबरहुड का वर्ड का इस्तेमाल करना है, यानी कि कहीं भी अगर मैं डिलीटेड नेबरहुड लगा देता हूं तो आप समझ जाना कि उस बिंदु को छोड़ा जा रहा है लेकिन उसके पड़ोस के बिंदु लिए जा रहे हैं। अब ऐसे ले लेते हैं, लेट mod fz is bounded in some deleted neighborhood of point z is equal to a, then there exists a positive constant capital M such that mod fz less than equal n। सबसे बड़ी वैल्यू मैंने कैपिटल एम डाल दी, क्योंकि फंक्शन जो है मुझे बाउंडेड दे रखा है तो सबसे बड़ी वैल्यू इसके पास जरूर होगी, तो वो मैंने एम डाल दी है।
ऐसे लिख लेते हैं हम, डिलीटेड नेबरहुड है ना, तो डिलीटेड नेबरहुड में ऐसे लिख लेते हैं, कंसीडर ए सर्किल, कंसीडर ए सर्किल सी, नो जेड माइनस इक्वल टू आर ले लीजिएगा और लेस देन 1 ले लीजिएगा, line completely within this neighborhood। तो पहले हमने कहा ए के जो पॉइंट है उसके डिलीटेड नेबरहुड में जो फंक्शन है वो बाउंडेड है ना, तो मोड एफ जेड की सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम मान ली, तो उसमें ए पॉइंट को छोड़ करके हमने एक सर्किल बना लिया है ना, तो उसका डिलीटेड नेबरहुड में हमने एक सर्किल बना लिया, तो उस सर्किल में जो है हमारे फंक्शन को कोई खतरा नहीं है, उस सर्किल के किसी भी बिंदु पर अगर हम जाएंगे तो मोड एफ जेड की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी कैपिटल एम होगी। अब हम इसमें लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन खोलने जा रहे हैं बाय लॉरेंट्स थ्योरम, एफ जेड इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। अब इसमें निगेटिव वाली पावर भी है और पॉजिटिव वाली पावर भी है। अगर ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि इसमें निगेटिव वाली कोई पावर नहीं होनी चाहिए। अब ए एन का फार्मूला लिख लेते हैं, वेयर एन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ देखो स्मॉल आर की वैल्यू जो है ना मैंने 1 से छोटी डाली है, तो होगा क्या लास्ट में जाकर के ना मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट डालूंगा, तो 1 से छोटी वैल्यू है त्रिज्या है तो 0 और 1 के बीच में पड़ेगी, और दशमलव वाली किसी चीज की पावर अगर हम इनफाइनाइट डालते हैं तो वैल्यू 0 में चली जाएगी, तो वहां से मेरा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब इसका मैं मॉडुलस ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मोड ए एन लेस देन इक्वल लगा देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन सी, यहाँ मोड एफ जेड हो जाएगा, यहाँ मोड डी जेड हो जाएगा, अब मोड जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू डालनी शुरू कर देते हैं, मोड जेड माइनस ए है ना, तो ये हो जाएगा मोड ए एन लेस देन इक्वल 1/2, इसकी वैल्यू कैपिटल एम आ जाएगी, तो कैपिटल एम बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी हो जाएगा, मोड डी जेड हो जाएगा, जेड माइनस ए की वैल्यू ये डाल देंगे आर की पावर एन प्लस 1। अब ये हो जाएगा मोड ए एन लेस देन इक्वल m/2 आर टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी और मोड डी जेड हो जाएगा, है ना। अब यही कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह है यहाँ। अब डी जेड जो है छोटी सी लंबाई होती है, इंटीग्रेशन के नीचे सी लिख रखा है, सर्किल पर सी लगा रहे हैं तो पूरे सर्किल की लंबाई हो जाएगी वो परिधि हो जाएगी, तो ऐसे कर लेंगे ना, इंटीग्रेशन सी मोड डी जेड इक्वल टू पूरी लंबाई 2πr हो जाएगी। जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो 2π से तो 2π कट जाएगा, तो ये पर तुम्हारा हो जाएगा मोड ए एन लेस देन इक्वल m अपॉन आर टू दी पावर n। लेकिन r की तो वैल्यू मैंने तुम्हें पहले ही बता दी 1 से छोटी है, तो जब मैं इसमें इनफाइनाइट डालूंगा तो टेंस टू जो है वो 0 में चला जाएगा। यहाँ से चले जाते हैं, r हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा टेंस टू 0 एज n टेंस टू इनफाइनाइट। तो अब यहाँ देखो ये वैल्यू 0 में जा रही है ना, तो ए एन वाले a1 a2 a3 a4 जो है सब 0 में चले जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ सारे के सारे 0 में चले जा रहे हैं, लेकिन शर्त लग रही है कि n टेंस टू इनफाइनाइट, ये वाले तब हमारी जो है वो 0 में चली जा रही है ना, लेकिन इसकी शर्त बनेगी। अब r की जो वैल्यू है वो 1 है, लेकिन r क्या बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। अब नीचे अगर 0 बनेगा तो वो इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं टेंस टू 0, तो इसके लिए शर्त लगेगी कि r जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, r ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे साथ में लिखना पड़ेगा फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n। अब n का सपोज सोलो थोड़ी देर के लिए n का मान जो है -1 हो गया, n का मान -1 हो गया, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब r जो 1 से छोटा है तो वो टेंस टू 0 में चला जाएगा, है ना। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो अनंत दे देगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो ये 0 दे देगा। तो सिद्ध हो जाता है कि n की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो an का जो मान है वो 0 हो जाएगा, यानी कि लॉरेंट एक्सपेंशन का प्रिंसिपल पार्ट जो है कोई टर्म नहीं रखता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि z इक्वल टू a जो है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। This proves that
this prove that principal part of fz has no term, so z is equal to a is removable सिंगुलरिटी। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि z इक्वल टू ए जो है वो एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी है।